दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। स्थिर विद्युतिकी का हिंदी वर्जन का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में हम कई आवेशित कणों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों का सतत वितरण एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कई आवेशित कणों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जब कई आवेशित कण एक दूसरे के संपर्क में हों तो उन आवेशों के कारण किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल बल उन अलग अलग आवेशों के कारण दिए गए आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहां पर हमने एक आवेश Q1 दिखाया है तथा दूसरे बिंदु आवेश Q2, Q3, Q4 और इसी टाइप से Qn है। अब यदि हमें Q1 पर कुल बल का मान ज्ञात करना हो तो हम Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल एवं Qn के कारण Q1 पर लगने वाले बल के मान ज्ञात करेंगे तथा अंत में हम इन सभी बलों का सदिश योग ज्ञात करेंगे। तो हमें बिंदु आवेश Q1 पर सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल ज्ञात होगा। यदि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 हो, Q1 पर Q3 के कारण F13, इसी प्रकार यदि Q1 पर Qn के कारण लगने वाला बल F1n हो तो Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल F12, F13, Fn के सदिश योग के बराबर होगा। यदि R12 Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी हो तथा Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश R21 कैप, Q1 एवं Q3 के मध्य दूरी R13 एवं Q3 से Q1 दिशा में एकांक सदिश R31 कैप, इसी प्रकार Qn एवं Q1 के मध्य दूरी R1n हो तथा Qn से Q1 की ओर एकांक सदिश Rn1 कैप हो तो अध्यारोपण सिद्धांत से Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1i वेक्टर प्लस F1n वेक्टर, अर्थात F12, F13, F1i, F1n के सदिश योग के बराबर Q1 पर लगने वाला कुल बल होगा। अब ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था। Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप। R12 Q1 एवं Q2 के मध्य दूरी है तथा R21 कैप Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश है, इसलिए F12 Q2 से Q1 की ओर कार्य करेगा। इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q3 के कारण लगने वाला बल F13 इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप।
अब F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F1i प्लस वेक्टर 1n था। सो F12, F13, F1n की वैल्यूज रख देते हैं तो क्या हमारा कॉमन आ जाएगा। सो ब्रैकेट में बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। इसी प्रकार Q2 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल F2 इक्वल टू K Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर R32 कैप प्लस Q2 Qn अपॉन R2n स्क्वायर Rn2 कैप। नाउ अगर हम स्थिति सदिश के रूप में लिखें तो क्या आएगा। यदि सभी आवेश चित्रानुसार स्थित हो तो Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल निकालना है तो वो क्या आएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप। नाउ अगर हम यहां पर सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएं तो क्या होगा R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। सो R12 की वैल्यू क्या आ जाएगी या R21 की वैल्यू क्या आएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब यहां पर यूनिट वेक्टर की टर्म्स में है या एकंक सदिश के रूप में है। यदि स्थिति सदिश के रूप में लोगे तो ये क्या हो जाएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये यहां पर एकंक सदिश के रूप में था, यहां पर हमने स्थिति सदिश के रूप में निकाल दिया है। Q1 आवेश पर Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल वो क्या आ जाएगा F13 इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। तो ये स्थिति सदिश के रूप में हमने बल के मान निकाले हैं। अब F12 की वैल्यू ये है, F13 हमारा ये आया है। अतः Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो इन बलों को हम जोड़ देंगे। सो F1 इक्वल टू K कॉमन ले लिया Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Q1 Qn अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस Rn क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस Rn। सो Q1 आवेश पर सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल स्थिति सदिश के रूप में ये होगा। आवेशों के स्थिति सदिश के रूप में यह अध्यारोपण सिद्धांत का गणितीय रूप कहलाता है। अब आवेशों का सतत वितरण। अभी हमने जो आवेशों का वितरण लिया था उसमें आवेश विविक्त रूप में थे, अर्थात एक आवेश यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब यदि आवेशों का वितरण विविक्त न होकर सतत हो तो क्या होगा। आवेशों का सतत वितरण। आवेशों को तीन प्रकार से वितरित किया जा सकता है। एक रेखा के अनुदिश जिसको हम एक विमीय वितरण या रेखीय वितरण कहते हैं, क्षेत्रफल के अनुदिश
जिसको हम द्विविमीय वितरण या पृष्ठ वितरण कहते हैं, तथा आयतन के अनुदिश वितरण जिसको हम त्रिविमीय वितरण या आयतन वितरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम आवेशों को तीन प्रकार से वितरित कर सकते हैं। रेखीय आवेश वितरण, अर्थात आवेशों को एक रेखा के अनुदिश वितरित किया गया है तो क्या होगा? इस स्थिति में आवेशों को एक रेखा के अनुदिश वितरित किया जाता है। इस वितरण में हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का प्रयोग करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकक लंबाई का आवेश रेखीय आवेश घनत्व होता है, अर्थात आवेश अपॉन लंबाई, जिसे हम लैम्डा से निरूपित करते हैं। अब यहां पर हमने आवेशों को एक रेखा के अनुदिश वितरित किया है, तो यदि इस रेखा की कुल लंबाई L हो तथा इसको दिया गया कुल आवेश Q हो, अर्थात आवेशों को एक रेखा के अनुदिश वितरित किया गया है, इस रेखा की लंबाई L है, इसलिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू कुल आवेश अपॉन कुल लंबाई, कुल आवेश का मान Q तथा कुल लंबाई L है, इसलिए लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्डा का मात्रक कूलम पर मीटर होता है, क्योंकि Q का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए लैम्डा का मात्रक कूलम प्रति मीटर होगा। यदि dl लंबाई के अनुदिश आवेश dq वितरित हो तो अब लंबाई dl है जिसमें आवेश dq वितरित है, इसलिए लैम्डा बराबर dq बाई dl। सो लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl, और यहां से अगर हम dq की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी? लैम्डा इंटू dl। सो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। रेखीय आवेश dq के कारण प्रेक्षण आवेश q नॉट पर लगने वाला बल। अब कूलम के नियमानुसार F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां पर Q1 से तात्पर्य Q नॉट से एवं Q2 से तात्पर्य dq से है। सो कूलम के नियमानुसार F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, क्योंकि बल हमारा सदिश राशि है, इसलिए हमने एकांक सदिश R कैप लगाया है। अब यहां पर Q1 का मतलब Q नॉट, Q2 का मतलब dq। अब आवेश का मान अल्प है, इसलिए बल का मान भी अल्प होगा, इसलिए F को हमने dF लिखा है। सो dF इक्वल टू K Q नॉट dq अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब dq की जगह हम लैम्डा dl रख सकते हैं, और यदि संपूर्ण आवेश के कारण बल का मान ज्ञात करना हो तो हमको इसका रेखीय समाकलन लेना होगा। पहले हमने dq की जगह लैम्डा dl रखा है, इसलिए dF इक्वल टू K Q नॉट इंटू लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन dF, इसलिए F इक्वल टू K Q नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, लाइन इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। सो ये संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला कुल बल होगा। आवेशों के सतत वितरण की कड़ी में दूसरा वितरण होता है पृष्ठ आवेश वितरण। तो इसमें आवेश को एक पृष्ठ के अनुदिश वितरित किया जाता है, इसलिए यहां द्विविमीय वितरण होगा। इस स्थिति में आवेशों को एक पृष्ठ के अनुदिश वितरित किया जाता है। यहां हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का प्रयोग करते हैं।
अब यहां पर हमने एक पृष्ठ दर्शाया है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तथा इस पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। कुल आवेश का मान q है। इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू, पृष्ठ आवेश घनत्व से तात्पर्य प्रति एकक क्षेत्रफल का आवेश है। अब यहां पर कुल क्षेत्रफल a है, कुल आवेश q है, इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होगा q अपॉन a। सिग्मा का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए सिग्मा का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि ds क्षेत्रफल के अनुदिश dq आवेश वितरित हो तो, अब क्षेत्रफल हमने ds लिया है, आवेश dq है, इसलिए सिग्मा बराबर dq अपॉन ds। तो सिग्मा बराबर dq अपॉन ds, और यहां से यदि हम dq का मान निकालें तो आ जाएगा सिग्मा ds। सो dq इक्वल टू सिग्मा ds। पृष्ठ आवेश dq के कारण प्रेक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। अब पुनः हम कूलम का नियम लगाते हैं। सो F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। यहां पर q1 का मतलब q0 एंड q2 का मतलब dq। क्योंकि आवेश अल्प है इसलिए बल का मान भी अल्प होगा, जिसे हम dF से निरूपित करेंगे। सो dF इक्वल टू k q0 dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, परंतु dq बराबर सिग्मा ds। सो dq बराबर सिग्मा ds है, तो इस dq की जगह हम सिग्मा ds रख देते हैं। सो dF क्या आ जाएगा, dF इक्वल टू k q0 सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। अतः संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण q0 पर लगने वाला कुल बल। अब कुल बल का मान ज्ञात करने के लिए हम dF का पृष्ठ समाकलन लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। सो F इक्वल टू k q0 सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। तो ये q0 पर लगने वाला कुल बल का मान होगा। तृतीय सतत आवेश वितरण है आयतन आवेश वितरण। इसमें आवेश को हम आयतन के अनुदिश वितरित करते हैं, अर्थात यह आवेशों का त्रिविमीय वितरण है। इस स्थिति में आवेशों को एक आयतन के अनुदिश वितरित किया जाता है। यहां हम आयतन आवेश घनत्व रो का प्रयोग करते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, प्रति एकक आयतन का आवेश आयतन आवेश घनत्व होता है, अर्थात रो इक्वल टू q अपॉन v। यहां पर हमने एक गोला दर्शाया है, इस गोले का आयतन v है। इस गोले में आयतन एक समान रूप से वितरित है तथा गोले का कुल आवेश q है, इसलिए रो इक्वल टू q अपॉन v। सो रो इक्वल टू q अपॉन v। अब यदि रो का मात्रक ज्ञात किया जाए तो q का मात्रक कूलम, v का मात्रक मीटर क्यूब, तो रो का मात्रक होगा कूलम पर मीटर क्यूब। अतः रो का मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब। यदि dv आयतन के अनुदिश dq आवेश वितरित हो तो, अब आयतन का मान dv, आवेश dq, तो रो इक्वल टू dq अपॉन dv। सो रो इक्वल टू dq बाई dv, और यहां से यदि हम dq का मान ज्ञात करें
तो वो क्या होगा, रो इंटू डीवी। सो डी क्यू इक्वल टू रो डीवी। आयतन आवेश डी क्यू के कारण प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अब आवेश का मान डी क्यू, प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल कितना लगाएगा, क्योंकि आवेश अल्प है इसलिए बल का मान भी अल्प होगा, इसलिए डीएफ इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो कूलॉम के नियम से हम यहां पर मान ज्ञात करते हैं। सो डीएफ इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, परंतु डी क्यू इक्वल टू रो डीवी, तो यहां पर हम रो डीवी रख देते हैं। सो डीएफ इक्वल टू के क्यू नॉट रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो डीएफ इक्वल टू के क्यू नॉट रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यदि संपूर्ण आयतन आवेश के कारण प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल ज्ञात करना हो तो क्या आएगा, संपूर्ण आयतन आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, तो उसके लिए हम इस डीएफ का आयतन समाकलन निकालेंगे या वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे। सो एफ इक्वल टू के क्यू नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यह संपूर्ण आयतन आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल होगा। अब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर हमने बिंदु आवेश Q लिया है। अब इस आवेश के चारों तरफ कोई क्षेत्र होगा कि Q के चारों ओर का क्षेत्र। अब यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो यदि उस पर बल लगे तो यह हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। अब यहां पर कोई आवेश Q नॉट है। अब यह आवेश यदि इस क्षेत्र में स्थित है तो इस आवेश पर Q के कारण बल लगेगा। वह बल या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। वह इस बात पर निर्भर करेगा कि Q तथा Q नॉट की प्रकृति क्या है। यदि Q एवं Q नॉट दोनों समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एवं यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। पर इतना फिक्स है कि इस Q नॉट पर बल लगेगा यदि यह इस बिंदु आवेश के क्षेत्र में स्थित हो। तो Q नॉट Q की तरफ खिंचा हुआ अंदर की तरफ आता है। अतः किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत या तो कोई आवेश होता है या समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि विद्युत क्षेत्र E समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो वह समरूप या समांगी विद्युत क्षेत्र कहलाता है, अन्यथा यह विद्युत क्षेत्र असमरूप या असमांगी विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रति एकांक परीक्षण आवेश स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यह हमारा कोई आवेश Q जो कि स्रोत आवेश है, इसे हमने स्रोत आवेश इसलिए कहा है क्योंकि इस बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। यह हमारा आवेश Q नॉट जो कि परीक्षण आवेश है, क्योंकि
Q0 पर हम कितना विद्युत क्षेत्र है उसका मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, अर्थात Q0 पर हम परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए इसे हमने परीक्षण आवेश कहा है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q0, यहां F Q एवं Q0 के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल है, या E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। अब लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 हमने इसलिए लिया है क्योंकि परीक्षण आवेश जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए, अन्यथा यह स्वयं अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परंतु हम इस स्रोत आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं, न कि Q0 के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लिया है। मात्रक E का मात्रक यदि ज्ञात किया जाए तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम्ब, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब, या यदि हम विभव के पदों में ज्ञात करें तो वो होगा वोल्ट पर मीटर। अब यदि Q एवं Q0 के मध्य दूरी R हो तो Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल कूलम्ब के नियम से F इक्वल टू K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। यहां R कैप एकंक सदिश है, एकंक सदिश की दिशा Q आवेश से Q0 आवेश की ओर होगी, इसलिए बल F की दिशा भी आवेश Q से Q0 की ओर होगी। अब यदि यहां पर हम F की जगह K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप रखें तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और E का मान क्या आएगा, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। तो यह Q0 आवेश पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान होगा। कई बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यदि कई बिंदु आवेश हमारे पास में हो तथा हमें कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। माना Q1 आवेश Q0 आवेश से R1 दूरी पर है, Q2 आवेश Q0 आवेश से R2 दूरी पर है, इसी प्रकार अन्य बिंदु आवेश भी स्थित हो तो Q0 आवेश पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान E इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस एंड सो ऑन। या यदि हम सिग्मा नोटेशन में लिखें तो E इक्वल टू K सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू RI कैप। तो यह किसी प्रेक्षण बिंदु पर विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का कुल मान होगा। विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण तीनों हमने निकाले हैं। अब इन आवेश वितरणों के कारण यदि हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो वो क्या होगा। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। रेखीय आवेश की अवस्था में हमने रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिया था, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl था, जिसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर हमने निकाला था। अब E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर इंटू R कैप है। अब यदि हम Q की जगह dq लें तो E की जगह dE होगा, सो dE इक्वल टू K dQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, परंतु dQ बराबर लैम्डा dl, तो dQ की जगह आप लैम्डा dl रखो, सो dE इक्वल टू K लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब यदि कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो
तो हमको इसका रेखीय समाकलन लेना होगा। इसलिए E इक्वल टू के लाइन इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। पृष्ठ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ आवेश की अवस्था में हमने पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का प्रयोग किया था। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq बाई ds, और यहां से dq की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू ds। सिग्मा का मात्रक कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर निकाला था अभी हमने। अब dE इक्वल टू के dq बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, क्योंकि यदि आवेश अल्प हो तो विद्युत क्षेत्र भी अल्प होगा। अब dq की जगह हम सिग्मा ds रख देते हैं, तो dE क्या आ जाएगा, dE इक्वल टू के सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यदि हमें संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो हम इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालते हैं। सो E इक्वल टू के सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसी प्रकार आयतन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। आयतन आवेश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो हमें आयतन आवेश घनत्व रो की आवश्यकता होगी। सो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू dq बाई dv, और इसका मात्रक क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो रो का मात्रक कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और यहां से dq का मान आएगा रो dv। अब यदि dq के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो dE इक्वल टू के dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, परंतु dq इक्वल टू रो dv, तो dq की जगह रो dv रखो। सो dE इक्वल टू के रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और यदि हमें संपूर्ण आयतन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो हम इसका आयतन समाकलन लेंगे। इसलिए E इक्वल टू के वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहां संपूर्ण आयतन आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। यहां पर हम हमारे लेक्चर एंड करते हैं। इसमें हमने विद्युत क्षेत्र क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, तथा विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उसके बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।